हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह, आपके अपने YouTube चैनल मैथ ओके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रति सप्ताह अपना टॉपिक चल रहा है। इसमें मैंने इससे पूर्व 6 वीडियोज आपके लिए बना दी हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम अगला पार्ट बनाने जा रहे हैं, पार्ट 7, और इसमें कुछ सवाल ले लेते हैं। और वनडे एग्जाम के लिए ये जो मैं सवाल करा रहा हूँ ये बेहतरीन सवाल हैं। अगर आप इनको एक बार पढ़कर जाएंगे तो आपको कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। आप इन सवालों को बेहतर तरीके से समझिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सवाल है कि पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा या कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, एक बेसिक जानकारी मैं आपके लिए बता देता हूं कि यदि किसी मूल्य को, मान लो मूल्य बढ़ रहा है और उसकी बिक्री घट रही है या बढ़ रही है, जैसे मान लो मूल्य बढ़ा या फिर कम हुआ, तो मूल्य बिक्री क्या होगी, कम या बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं। मान लो इसका मूल्य को x मान लें, बिक्री को y मान लें, तो उस स्थिति में एक सूत्र है x प्लस माइनस y प्लस माइनस प्लस x प्लस माइनस गुणा y प्लस माइनस बटे 100। इस सूत्र से हम ऐसे किसी भी सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों, प्लस माइनस का यूज मैंने इसलिए किया है कि मान लो वृद्धि हो रही है तो प्लस, और एक तरफ घट रहा है या कमी हो रही है तो माइनस। ऐसे ही अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस, और एक तरफ दूसरी तरफ अगर घट रहा है तो माइनस, या फिर इधर माइनस है इधर घट रहा है और बाद में वृद्धि हो रही है, तो उस स्थिति में हम इनमें से किसी भी चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। आइए कैसे इसको हल करते हैं। पंखे के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों 25 को लिख लेंगे हम, 25%, 25 और 40%, 25% की कमी हो रही है तो यहां लिखेंगे हम -25। 40% की वृद्धि हो रही है तो यहां लिखेंगे 40 प्लस -25 गुणा 40 बटे 100। हमने 25% की कमी हो रही है इसलिए माइनस चिन्ह का यूज किया, 40% की बिक्री में वृद्धि हो रही है इसलिए हमने प्लस चिन्ह का प्रयोग किया। ऐसे ही ऊपर कमी के लिए माइनस और बढ़ने के लिए या वृद्धि के लिए प्लस का यूज किया। तो दोस्तों 40 में से 25 घटा दीजिए आप, तो कितना निकल के आता है, 10 में से 5 गए तो 5, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 15 निकल के आ गया। इधर अगर हम गुणा करें तो देखो 25 चौके 100, और 4 से ये 10 बार कट गया, यानी कि 10, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो ये -10 आ गया। यहां पर कुल मिला के 15 - 10 हो गया, यानी कि 5% की क्या होगी, वृद्धि होगी। कुल मिला के दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 5% की। इस सवाल को हम और तरीका से भी हल कर सकते हैं। जैसे मान लो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें हम, तो 1/4 होती है। 40% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना होता है दोस्तों, 40/100 करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 1/4, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 2/5। तो दोस्तों 25% क्या हुई है, इसमें कमी हुई है। तो पहले 4 था, अब कितना हो गया, 1 कम हो गया, तो कितना हो गया अब ये 3। ऐसे ही 40% की वृद्धि हो रही है। पहले 5 था, पहले कितना था 5, अब कितना हो गया, 2 और बढ़ गया, यानी कि ये हो गया 7। पहले 5 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया, क्योंकि 40% की वृद्धि हुई है। और इस तरफ कितने की हुई है, 25% की कमी हुई है, यानी कि मूल्य में 25% की कमी हुई है और बिक्री में 40% की बढ़ोतरी हुई है। तो हम इनको गुणा कर लेते हैं, 5 चौके 20 और 7 × 21, 5 चौके 20 और 7 × 21, तो कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, 1 की। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। तो यहां हम कर लेंगे
1/20 गुणा 100, यानी कि 20 पर कितने की वृद्धि हुई है, 1 पर, तो 1/20 गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 20 पंजे 100, यानी कि कुल मिलाकर कितने की वृद्धि हुई है, 5% की। तो आप जैसे भी चाहें इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सवाल नंबर दूसरा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, एक तरफ वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ भी वृद्धि हो रही है, या एक तरफ कमी हो रही है तो दूसरी तरफ भी कमी हो रही है, या एक तरफ कमी हो रही है दूसरी तरफ वृद्धि हो रही है, या एक तरफ वृद्धि और दूसरी तरफ कमी हो रही है। ऐसे 4 टाइप के सवालों को हम इस विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं 20% की क्या हुई है, वृद्धि, यानी कि दोनों तरफ क्या हो रही है, वृद्धि। तो 20 + 25 + 20 गुणा 25/100, तो 20 और 25 अगर हम जोड़ें तो कितना होता है, 45, और इनका हम गुणा करें 25 चौके 100, 4 पंजे 20, ये कितना आ गया दोस्तों, 5। तो कुल मिलाकर इसमें 50% की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कितने की वृद्धि होगी, 50% की। अगर आप इसे फ्रैक्शन मेथड से करना चाहें तो इसे फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अब आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि 20% वृद्धि हुई है तो इस जगह प्लस लगा दीजिए, 25% की वृद्धि हुई है तो इस जगह प्लस लगा दीजिए। यानी कि पहले कोई चीज 5 थी, अब वो हो गई है 6, पहले कोई चीज 4 थी, अब हो गई है 5। अब आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो आपस में हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 5 चौके 20 और ये हो गया 6 पंजे 30। अब मुझे बताइए कि 20 से कितना हो गया है, 30, 20 से कितना हो गया है दोस्तों, 30, कितने की वृद्धि हुई है, 10 की, कितने की वृद्धि हुई है, 10 की, कितने पर हुई है, 20 पर, 20 पंजे 100 और 10 गुणा 5 करते हैं तो आ जाता है 50%। यानी कि कुल मिलाकर के जो आयत है उसके क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाती है। आइए दोस्तों, एक और सवाल ले लेते हैं। चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है। तो दोस्तों मान लो उसकी मासिक आय 100 थी, अब 100 में से उसने 20% किस पे खर्च किया, भोजन पर, 30% किस पे खर्च किया, वस्त्र पर, और 15% खर्च किया इसने मनोरंजन पर। तो कहने का मतलब यह है कि 100 रुपये आय में थे, उसने 20 और 30 50 और 15 65 खर्च कर दिया, तो कुल उसके उस पास 35% बचा, या 35 रुपये बचे। 100 रुपये में से 20 रुपये उसने खर्च कर दिए भोजन पर, 30 रुपये वस्त्र पर और 15 रुपये मनोरंजन पर खर्च कर दिए, कुल मिलाकर उसने खर्च कर दिए 65 रुपये। अगर उसके पास 100 रुपये थे तो उसके पास अब कितने बच गए, 35। लेकिन वास्तविक रूप से उसके पास पैसे बचे 700, यानी कि जो 35 है इसकी वैल्यू वास्तव में कितनी है, 700। जब 35 की वैल्यू 700 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 700/35, यानी कि 20। 1 की वैल्यू 20 है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। तो 20 गुणा 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 2000 रुपये, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी है दोस्तों, 2000 रुपये। आप दोबारा समझ लीजिए कि चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद में उसके पास में 700 रुपये शेष बचते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है। तो हमने उसकी टोटल जो मासिक आय है उसको 100 रुपये मान लिया, 100 में से उसने 20 रुपये खर्च कर दिए भोजन पर, 30 रुपये खर्च कर दिए वस्त्र पर और 15 रुपये उसने खर्च कर दिए मनोरंजन पर।
तो कुल मिलाकर उसने टोटल खर्च कर दिया 65 रुपये। 65 रुपये खर्च कर दिया, तो 100 में से 65 खर्च करने के बाद में उसके पास पैसे कितने बचने चाहिए? 35। जबकि रियल में उसके पास पैसे बचे हैं 700। यानी कि ये जो 35 है वो कितने के बराबर है दोस्तों? 700 के बराबर। अगर 35 700 के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। जब एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। इस प्रकार इसका उत्तर आ जाता है 2000 रुपये। आइए दोस्तों एक सवाल और ले लेते हैं। रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? दोस्तों मैंने इससे पूर्व जो सवाल किया था उसमें टोटल आय का परसेंटेज खर्च कर रहा था, लेकिन यह सवाल उससे थोड़ा हटकर है। इसमें यह कह रहा है कि रमन अपनी आय का 20% भोजन करने के बाद में जो उसकी आय बचती है उसका 25% वस्त्र पर खर्च कर रहा है। 25% वस्त्र पर खर्च करने के बाद में जो शेष आय बचती है उसका 10% यातायात पर खर्च कर रहा है। उसके बाद में उस पर कितने रुपये बचते हैं? 5400 रुपये। उसकी मासिक आय क्या है? तो दोस्तों सबसे शॉर्ट तरीका मैं आपके लिए इसमें बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लीजिए। 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4 और 10% का मतलब होता है 1/10। बस आपको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालने के बाद में आपका सवाल सॉल्व हो गया, यूं समझो। देखिए दोस्तों, मान लो ये इसकी मासिक आय है टोटल, और खर्च करने के बाद में ये मान लो इसका शेष बच गया। तो दोस्तों मान लो इसकी टोटल आय 5 थी, इसमें से इसने 1 खर्च कर दिया, तो शेष कितना बच गया दोस्तों? 4। अगर मान लो उसकी यहां पर आय 4 थी तो उसने 25% खर्च किया था वस्त्र के लिए, 1 खर्च कर दिया, तो कितनी बच गई? 3। मान लो उसके पास 10 थी, 1 खर्च कर दी, कितना बच गया? 9। बस दोस्तों सवाल आपका हो गया है। आप 4 से 4 इसको काट सकते हैं, यानी कि ये हो गया 50 और ये हो गया 27। यानी कि उसकी आय मान लो 50 थी तो उसके पास अब रुपये कितने बच गए दोस्तों? 27 रुपये। उसके पास कितने आय वो शेष बचा है? अब 27। जबकि 27 रुपये की जो वैल्यू है वो वास्तविक रूप से कितनी है दोस्तों? 5400। 27 रुपये की जो वैल्यू है या 27 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5400। जब 27 रुपये का मतलब 5400 है तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 200। कितना हो जाएगा दोस्तों? 200। यानी कि 27 यूनिट बराबर जब 5400 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 200। जब 1 यूनिट बराबर 200 है तो 50 यूनिट बराबर क्या होगा? अरे जब 1 यूनिट बराबर 200 है तो 50 यूनिट बराबर 200 गुणा 50 यानी कि 10,000। यानी कि उसकी जो मासिक आय है वो 10,000 रुपये है। तो आपको दोस्तों इसको बहुत ही शॉर्ट तरीका से मैंने हल किया, ज़्यादा इसमें दिमाग पच्ची मुझे करनी नहीं पड़ी। आप इसको कैसे भी हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और ले लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है। उसकी आय क्या है? दोस्तों इससे पूर्व मैंने एक सवाल जो किया था उसमें प्रतिशत वैल्यू थी उसकी, कि मान लो उसकी आय इतनी है तो उसमें से वो 20% वस्त्र पर खर्च करता है, शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। ऐसे था उसमें परसेंटेज वैल्यू। लेकिन इसमें क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है आपको। अगर फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है तो आपको उसी तरीका से हल करना जैसे मैंने पहले कराया था। तो दोस्तों यहां देख लेते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को देता है। तो मान लो उसकी आय पहले 5 थी, आय थी कितनी? 5, और एक पत्नी को दे दी उसने
तो उसके पास शेष कितनी बची दोस्तों? शेष बच गई उसके पास 4। मान लो उसके पास पहले 7 था, 7 यूनिट रुपये थे और 2 भाग उसने दे दिए छोटे बेटे को। कितने भाग दे दिए इसने? 2 भाग। अगर उसने 2 भाग छोटे बेटे को दे दिए तो उसके पास शेष वैल्यू कितनी बची? 5। अब उसको वो कह रहा है कि शेष का 1/4 2/7 भाग बड़े बेटे को, यहां पर उसने 2 बड़े बेटे को दिए हैं। 1/4 मान लो उसके पास पहले 4 थे तो 1 यूनिट उसने किसको दे दी? छोटे बेटे को। अब 4 थे, 1 यूनिट उसने छोटे बेटे को दे दी, उसके पास आय अब कितनी बची? यानी कि उसके पास पैसे अब 3 यूनिट बचे। तो दोस्तों आप इसको कर लो, आप चाहो तो इसके आप यूं काट सकते हैं। बचा कितना? यहां 7, यहां पे कितना बचा दोस्तों? 3। यानी कि उसकी आय मान लो 7 थी तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? 3। यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू यहां पर कितनी है? रियल में 900 रुपये। 3 यूनिट की वैल्यू जब 900 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 300। जब 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2100 रुपये। यानी कि उसकी जो मासिक आय थी या उसकी जो टोटल आय थी वो कितनी थी? 2100 रुपये। आइए दोस्तों एक अलग टाइप के सवाल और ले लेते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी से घटकर 8 रुपये प्रति केजी हो जाता है। कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे? तो दोस्तों कोई व्यक्ति मान लो किसी चीज को 10 रुपये में खरीदता था, अब वो चीज कितने में आ रही है? 8 रुपये में। तो पहले चीज ज्यादा की आती थी, अब कम की आ रही है, तो वो क्या करेगा? अपनी खपत को बढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास टोटल पैसे 10 ही हैं, तो वो 10 रुपये में ही सामान लाएगा, तो 2 रुपये का सामान वो एक्स्ट्रा लाएगा। 2 रुपये का सामान क्या लाएगा? वो एक्स्ट्रा लाएगा। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि मान लो पहले था 10, अब कितना हो गया? 8। अब कितना हो गया दोस्तों? 8। पहले 10 रुपये था, अब वो कितने का ला रहा है? 8 रुपये का। तो 8 से 10 रुपये करने के लिए उसे कितने की वृद्धि करनी पड़ी है? 2 की। यानी कि वह 10 रुपये खर्च करने के लिए 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करेगा। तो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है वो किस पे खर्च कर रहा है? 8 रुपये पे। तो 2 गुणा 8/100 कर देंगे, इसको काट देंगे, 2 चौके 8 और 4 से ये 100 25 बार कट जाएगा। यानी कि उसे खपत में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों अगले सवाल पर। किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाता है। कोई व्यक्ति खर्च पूर्ववत रखने के लिए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? सेम सवाल है दोस्तों, उसमें मूल्य बढ़ा है, इसमें मूल्य घटा है। यानी कि 20 रुपये पहले मूल्य था, अब कोई चीज कितने की हो गई है? 30 रुपये की। पहले क्या हुआ था? मूल्य घटा था, अब की बार मूल्य बढ़ गया है। तो मूल्य बढ़ गया है, पहले उसके पास 20 रुपये थे, अब कोई चीज 20 रुपये की ना करके 30 रुपये की आ रही है, तो वो 10 रुपये कहां से लाए? वो इसको क्या करेगा? खपत में कमी करेगा। क्या करेगा? खपत में कमी करेगा, क्योंकि 10 रुपये बढ़ा है तो वो क्या करेगा? 10 रुपये की कमी करेगा। यानी कि 10 रुपये की कमी किस पर करेगा? वो 30 पर करेगा। यानी कि 100/3 और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। यानी कि यह 33 सही 1/3% की कमी करेगा। आइए दोस्तों एक डिफरेंट टाइप का सवाल और ले लेते हैं। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वो एक कार खरीद सके।
अगर वो इसी कार को 14 महीनों में खरीदना चाहे तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों, कोई व्यक्ति है वह निश्चित बचत करके और 16 महीने के टारगेट में उसने 16 महीने का टारगेट रखा है कि वह 16 महीने में अपनी मनचाही कार को खरीद लेगा, लेकिन वो चाहता है कि उसको 16 महीने की बजाय 14 महीने में खरीद ले, तो उसे अपनी जो मासिक जो आय बचाता है वो या जितनी भी बचत करता है उसमें उसे कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि वह 2 महीने पहले यानी कि 14 महीने में ही कार खरीद सके। दोस्तों, पहले वह 16 माह में कार खरीदने का टारगेट रखता था, अब उसको 14 माह में कार खरीदनी है। पहले उसको 16 माह में कार खरीदनी थी, लेकिन अब उसे 14 माह में कार खरीदनी है। 16 और 14 का हम अगर एलसीएम लें तो यूँ समझो 112 आता है। 16 और 14 का एलसीएम लें, यहाँ ले सकते हैं आप 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 8 7 56 और 56 गुणा 2 करते हैं, 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10 और 11 यानी कि 112। यानी कि 16 और 14 का हम एलसीएम लें तो 112 आता है। यानी यूँ समझो दोस्तों कि अगर वह 16 महीने में, मान लो ये उसकी कीमत है कार की कीमत कितनी है 112 रुपये। अगर 16 महीने में वह इस कार को खरीदेगा तो उसे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों 7 रुपये प्रति महीने, 16 सत्ते 112। लेकिन अब उसे 14 महीने में कार खरीदनी है, तो 14 महीने में कार खरीदने के लिए उसे कितने रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रति महीने 8 रुपये। यानी कि 8 रुपये प्रति महीने बचाएगा तब जाकर के 112 रुपये होंगे। अगर वो 16 महीने में कार खरीदता तो वो 7 रुपये प्रति महीने के हिसाब बचत करता तो खरीद सकता था। यानी कि कुल मिलाकर अब उसे 1 रुपया वृद्धि करनी पड़ेगी अपनी बचत पर। कितनी बचत पर? पहले वो 7 बचत करता था, अब उसे 8 की बचत करनी पड़ेगी। यानी कि 1 रुपये की उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। 1 रुपये की यहाँ उसके वृद्धि करनी पड़ रही है, तो 1 बटे कितने पे वृद्धि कर रहा है वो 7 पर। तो 1 बटे 7 गुणा 100 कर देंगे, यानी कि 100 बटे 7 हो गया। 7 का भाग देंगे इसमें, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों एक अगला सवाल ले लेते हैं। नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बच जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। दोस्तों, यदि नमक और पानी के घोल में से अगर हम पानी को वाष्प कर दें या उसमें दोबारा पानी और डाल दें तो नमक की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि नमक की जितनी मात्रा होती है वो उतनी ही रहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मान लेते हैं कि प्रारंभिक जो घोल है उसकी मात्रा x है, x लीटर है। कितनी है? x लीटर। अब इस प्रारंभिक घोल यानी कि x लीटर में नमक कितने प्रतिशत है दोस्तों? नमक है 5%। तो x का यदि हम 5% निकाल लें तो यह आ जाता है x बटे 20 लीटर। यानी कि x बटे 20 लीटर कितना है? नमक है। अब क्या हो गया दोस्तों, घोल में से और 20 लीटर पानी निकाल लिया गया है या वाष्प कर दिया गया है, तो अब घोल कितना रह गया दोस्तों? इतना। यानी कि अब इस समय x माइनस 20 लीटर घोल शेष बचा है और अब वो कह रहा है कि जो नमक है वह है इस समय जो शेष घोल बचा है उसमें कितना नमक है? 15%। तो x माइनस 20 का 15% घोल ही कितने के बराबर बचेगा?
x बटे 20 के, क्योंकि नमक की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमक हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे तो बाष्प बना के पानी को उड़ा दो या फिर उसमें और पानी डाल लो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हम हल करते हैं तो 5 या 15 और ये 20 बार कट गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा x से किया 3x, 3 का गुणा 20 से किया 60 बटे नीचे 20 बराबर x बटे 20। 20 से 20 कट गया। अब हमारे पास बच गया 3x माइनस 60 बराबर x। 3x, ये x इधर आ गया, 60 उधर चला गया, 3x में से x गया, 2x बच गया, 2x बराबर 60 हो गया, x बराबर 60 बटे 2 हो गया और इसमें भाग दे दिया हमने 60 में, तो ये आ गया 30 लीटर। यानी कि जो प्रारंभिक जो घोल था वो 30 लीटर था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? दोस्तों मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि जब पानी का किसी के साथ मिश्रण हो तो उसमें पानी को निकालने से या बढ़ाने से जो उसकी दूसरे वाले की जो मात्रा है, एसिड है या नमक है या चीनी है, उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उतनी ही रहती है। तो इसको हम देखते हैं कैसे हल करते हैं। 12 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण है, यानी कि टोटल जो मिश्रण है वो कितना है दोस्तों? 12 लीटर। अब इस मिश्रण में कितने परसेंट एसिड है? 30% एसिड है दोस्तों। यानी कि 12 का अगर हम 30% निकालें तो 2 छक्की 12, 2 पंजे 10, यानी कि 18/5 और 18/5 को हम करें तो 5 × 15 और 5 × 30, यानी कि 3.6 लीटर क्या है? एसिड। यानी कि 30% एसिड है 12 लीटर टोटल मिश्रण में। अब हमको 40% एसिड करना है, उसमें से हम कितना पानी निकालें कि एसिड 40% हो जाए? दोस्तों मान लो हमने x लीटर पानी निकाल लिया। कितना पानी? x लीटर। तो पहले जो मिश्रण था वो 12 था, अब अगर इसमें x लीटर पानी निकाल लिया तो अब मिश्रण कितना हो गया? 12 - x लीटर। अब जो मिश्रण है वो कितना है? 12 - x। तो उसका 40% ही ये बैठना चाहिए, यानी कि 12 - x का 40% कितना बैठना चाहिए? 3.6। क्योंकि पानी मिलाने से और पानी को बाष्प उड़ाने से उसके जो मूल जो है यानी कि एसिड है उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हमने हल किया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 का गुणा कर दें, 12 दूनी 24, 2x बटे 5 बराबर ये 3.6, 24 माइनस 2x बराबर 5 का गुणा 3.6 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 माइनस 2x बराबर 18 माइनस 24 माइनस 2x बराबर 6, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x बराबर यहाँ लिख लेते हैं 2x बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा 6/2, यानी कि 3 लीटर पानी हमको निकालना पड़ेगा।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल सके। आपने अंत तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।